का क्या होगा? एमसीडी के चुनाव नतीजों के बाद यह सवाल सबसे बड़ा है जो लोगों के सामने है कि 2 साल पहले जिस आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की 70 में से 67 सीटें जीती थी दिल्ली में, अब वो दिल्ली के लोगों के मन से लगता है पूरी तरह उतर गई है। एमसीडी चुनावों में आम आदमी पार्टी का सफाया हो गया है। बीजेपी ने एक बार फिर प्रचंड जीत हासिल की है। इस मसले पर बात करने के लिए, पूरे न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ हैं स्वराज इंडिया के संस्थापक और अध्यक्ष योगेंद्र यादव और द क्विंट के एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया। सर, सबसे पहले तो यही सवाल कि क्या हो गया 2 साल में? पूरी तरह से आम आदमी पार्टी का जो था वो इस कदर गिर गया। जी, बहुत बड़ा बदलाव हुआ है दिल्ली में 2015 के बीच। और आप सही कह रहे हैं, आज के चुनाव में बीजेपी जितनी जीती है उससे ज़्यादा आम आदमी पार्टी हारी है। देखिए, मोदी जी की लहर तो सन 2015 में भी थी। 2015 में उन्होंने लोकसभा चुनाव जीता था, उसके बाद महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव जीते थे, तो उनकी लोकप्रियता अपने चरम पे थी, तब थी, आज भी है। 2015 में उन्हें उनके खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी लोकल नहीं थी, दिल्ली में बीजेपी के खिलाफ कुछ नहीं था, आज वो था। उसके बावजूद अगर आज बीजेपी इतनी बड़ी जीत जीती है तो उसका एक ही फर्क हो सकता है। फरवरी 2015 और अप्रैल 2017 के बीच में क्या बदला है? बदला ये है कि लोगों ने आम आदमी पार्टी का अनुभव देखा है और कुल मिला के लोग कह रहे हैं वो उन्हें स्वीकार नहीं है। वो एक बहुत बड़ी चीज है। और इस चुनाव को तो अरविंद केजरीवाल जी ने बिल्कुल व्यक्तिगत पर्सनल रेफरेंडम की तरह लड़ा। जी बिल्कुल। अरविंद केजरीवाल बनाम विजेंद्र गुप्ता, ये सब किया। तो अब जाहिर है, ऐसे में सवाल तो उठता है कि क्या ये आम आदमी पार्टी के खिलाफ जनता का अविश्वास का मत है, उसी दिल्ली में जिसके आधार पे पूरे देश में जाने का आधार बनाया था। सर, 10 साल से बीजेपी एमसीडी में है। लोगों ने जो एग्जिट पोल के बाद भी लोगों से बात हुई और हम लोगों ने भी, क्विंट ने भी जो स्टोरीज की, तो दिल्ली में सिविक इश्यूज को लेकर लोगों को बहुत शिकायतें हैं। इसके बावजूद लोगों ने वापस उसी पार्टी को चुना जिससे उन्हें शिकायतें थी। कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। यही खास बात है कि प्रो इनकम्बेंसी के तौर पर आप इसको न भी कहना चाहें तो लोगों का गुस्सा अरविंद केजरीवाल की पार्टी पर इतना ज्यादा था कि इसको उन्होंने वो चुनाव बना दिया। लोग इस बात को नहीं समझते कि जब बहुत बड़ी बातें दांव पर होती हैं इस देश में पॉलिटिक्स की, तो चाहे वो म्युनिसिपल चुनाव हो या देश का चुनाव हो, लोग उस पर एक पॉलिटिकल व्यू बना करके अपना मत जता रहे होते हैं। ये मौका मिला जहां की आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक घनघोर अविश्वास प्रस्ताव पास करने के लिए वो तैयार बैठे हुए थे। इसलिए उनके सामने ये इशू नहीं था कि एमसीडी में इतना साल राज करने के बाद भी बीजेपी न हमको कोई बेसिक सुविधा दे पाई, न मच्छरों से मुक्ति दिला पाई, न सड़कों की सफाई कर पाई। ये सब मुद्दा उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं था। महत्वपूर्ण ये था कि जिस आदमी ने हमको एक बहुत बड़ा सपना बेचा था, उस सपने के साथ छल और प्रपंच हुआ, उसको हम पनिश करेंगे। तो ये पनिशमेंट का चुनाव था। जी योगेंद्र जी, इसमें जोड़ना चाह रहा था। देखिए, अगर दिल्ली में एमसीडी के आधार पर चुनाव हो जाता तो सच ये है, और बीजेपी वाले भी कैमरा ऑफ करके आप पूछ लीजिए, मान जाएंगे कि एक भी सीट बीजेपी नहीं जीतती, क्योंकि दिल्ली शहर को नरक बना रखा है। 10 साल से आप दिल्ली में 2 दिन घूम लीजिए, और खासतौर पे थोड़ी खूबसूरत दिल्ली के बाहर जाके सामान्य दिल्ली में देख, हाई कोर्ट ने भी कहा था कि कूड़ा कचरा, गंदगी, मच्छर, टूटी सड़कें, किसी शहर में म्युनिसिपल गवर्नेंस की इतनी बदहाली नहीं है। उस सब के बावजूद यदि बीजेपी जीतती है, उसका एक ही कारण है कि ये चुनाव दरअसल एमसीडी के आधार पर हुआ ही नहीं। इस चुनाव लोग घर से निकले थे काउंसिलर को वोट देने के लिए, लेकिन वो सीएम और पीएम के बारे में वोट दे के आए। ये चुनाव उन मुद्दों पे हुआ ही नहीं। चुनाव का सारा फोकस हो गया, एक तरफ लोगों को एमसीडी से निराशा थी, इसमें कोई संदेह ही नहीं हो सकता, तो लेकिन जो आम आदमी पार्टी से गुस्सा था, कहीं वो नफरत और गुस्सा भारी पड़ गया, निराशा हल्की पड़ गई, ये हुआ है। तो अब नैतिकता की कसम खाने वाले इस पार्टी के सामने एक प्रश्न होना चाहिए योगेंद्र जी, क्योंकि ये उस स्पिरिट को रिप्रेजेंट करते थे ना कि जब राइट टू रिकॉल होना चाहिए, यानी हम हार जाएं तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। तो दरअसल अगर ये अपने को फिर रिवाइव करना चाहते हैं तो आज नैतिकता का तकाजा ये है, क्योंकि ये उसी मचान पर बैठे हुए थे, कि आज दिल्ली सरकार से इस्तीफा दें और पब्लिक को फेस करें।
आपने इस बारे में एक लेटर भी लिखा अरविंद केजरीवाल को। हाँ, मैंने चुनाव होने से एक दिन पहले लिखा था ये कहते हुए कि आपने इसे खुद पर्सनल रेफरेंडम बना दिया है। अगर आप जीत जाते हैं तो मेरे जैसे लोगों को चुप कर जाना चाहिए और मान लेना चाहिए कि आप लोकप्रिय हैं। अगर नहीं जीतते तो आपको कम से कम व्यक्तिगत रूप से चीफ मिनिस्टर पद से इस्तीफा देना चाहिए। और हम तो रिकॉल की बात करने वाले लोग हैं, रामलीला मैदान में हम सब कहते थे। तो अब उस सिद्धांत के आधार पे क्यों नहीं आम आदमी पार्टी दिल्ली में एक रेफरेंडम करवाती और दिल्ली की जनता से पूछती कि भाई क्या अब हमें आगे 3 साल राज करने का अधिकार है। इतनी सी बात सिर्फ कही थी। और मुझे लगता है कि वो तो एक बड़ा सवाल है, उस सवाल का जवाब देना चाहिए। लेकिन आज सुबह से जो मैं सुन रहा हूँ ईवीएम और ये सब, वो कहते हैं ना मत तो हारे, अभी मती भी हार रहे हैं। माने कि आप अगर ईवीएम और इस किस्म की बातें करने लगेंगे तो फिर लगता है कि आप जमीन से तो इतना कट गए। पब्लिक का इंसल्ट नहीं कहेंगे क्या आप? ये पब्लिक का इंसल्ट है, ये एक कॉमन विवेक का बहुत ही बड़ा अपमान है कि आप ईवीएम को ब्लेम करें और उसको मुद्दा बनाने की कोशिश करें। सर, हम उनके समर्थकों को भी बुरा लगेगा। सर, हम एक यही नतीजों की जब तस्वीर साफ होने लगी तो किस तरीके से रिएक्ट किया आम आदमी पार्टी ने, इसके लिए हम आपको दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की एक बाइट सुनाते हैं कि उनकी क्या प्रतिक्रिया थी। एमसीडी में बीजेपी ने भ्रष्टाचार, डेंगू, चिकनगुनिया, कूड़ा, इन सब के अलावा कुछ किया नहीं है ये फैलाने के अलावा। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से बीजेपी को सीट्स मिली हैं उस पर यकीन नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में महारत हासिल की है ईवीएम को, पूरी टेम्परिंग को स्टडी करके 2009 चुनाव हारने के बाद से ईवीएम की बात करनी शुरू की थी इन्होंने, और पूरी रिसर्च की इन्होंने, किताबें लिखी, पूरी पीएचडी की, सुप्रीम कोर्ट में गए, पूरी टेम्परिंग को समझा इन्होंने। और अब ये उसी टेम्परिंग से, उसी रिसर्च के दम पे चुनाव जीत रहे हैं, उसी रिसर्च के दम पे, उसी टेम्परिंग में जो महारत हासिल की उसी के दम पे चुनाव ये लोग जीत रहे हैं। ये थे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जो एमसीडी चुनाव नतीजों के बारे में अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, ईवीएम को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। ये फेसबुक लाइव पर जो लोग हमारे साथ अभी जुड़े हैं, थोड़ा लेट जुड़े हैं, उन्हें मैं बता दूं कि हम लोग योगेंद्र यादव और संजय पुगलिया के साथ दिल्ली के एमसीडी चुनाव नतीजों का पोस्टमार्टम कर रहे हैं। आखिर ये चुनाव नतीजों का मतलब क्या है। तो सर, मैं एक बार दोबारा इस सवाल पे आता हूं कि ईवीएम को जिम्मेदार ठहराना, ये क्या बात है कि अपनी हार स्वीकार नहीं हो रही है, पच नहीं रही है, क्या है? एक बार तो मुझे सुन के लगा कि शायद ये सचमुच विश्वास करते हैं। हो सकता है ये नेता लोग अब जनता से इतना कट चुके हैं कि इन्हें पता नहीं लग रहा कि जमीन पे क्या हो रहा है। देखिए, मैं भी विपक्ष में हूं, मैंने बीजेपी के खिलाफ कैंपेन किया, मैं भी सब जगह गया और हम हारे भी। लेकिन हारने के बाद पहली जिम्मेवारी बनती है सर झुका के स्वीकार करना कि जनादेश है, अब उसको लागू करेंगे। अब मैं देखता हूं मेरे पुराने साथियों को कि वो या तो इतनी बुरी अवस्था है कि वो जानते भी नहीं कि दिल्ली की पब्लिक उनके बारे में क्या सोचती है, या पता है लेकिन एक झांसा देने का खेल खेल रहे हैं। जो भी कर रहे हैं इससे तो जनता के मन में गुस्सा बनेगा। ये तो जैसा संजय जी ने कहा, एक तरह से अपमान है जनता का कि तुमने वोट दे दिया लेकिन मैं जानता हूं तुम एक्चुअली जो करने वाले थे। इससे कैसे आगे बढ़ेगा? तो ये बिल्कुल वैकल्पिक राजनीति की जो संभावना थी इस देश में, आज मैं सोचता हूं, और ये आम आदमी पार्टी की जो दुर्गत है उसके बारे में खुश होने लायक कुछ भी नहीं है। क्योंकि नेता लोग कुछ भी करें, मैं उनको नहीं देखता हूं, लेकिन इस देश में हजारों, अगर लाखों नहीं तो हजारों साधारण लोग होंगे आज भी जो सोचते होंगे किसी तरह से ये पार्टी बच जाए, किसी तरह से जो उम्मीद मैंने 4 साल पहले पाली थी वो बच जाए, और वो आज बुझती हुई दिखाई दे रही है, जो बहुत संकट और दुख का विषय है। सर, सैकड़ों की तादाद में लोग लाइव हमारे इस एफबी लाइव को देख रहे हैं। एक अविरल ने सवाल पूछा है संजय सर, व्हाट डज द वर्डिक्ट से अबाउट डेली वोटर पैथेटिक परफॉर्मेंस इन द लास्ट 10 years नॉटविथस्टैंडिंग द बीजेपी हैज वन? ये इसलिए है कि आपने एक बहुत बड़े जन आंदोलन का, देश को बिल्कुल साफ सुथरा बनाने का सपना बेचा। उसके बाद आप सत्तावादी राजनीति की पार्टी बन गए और उसके बाद आपने लगातार झूठ बोलने का काम किया, वादे पूरे नहीं किए, सेल्फ सेंटर्ड हो गए, पर्सनालिटी कल्ट को बनाया, जहां योगेंद्र यादव, अन्ना हजारे, प्रशांत भूषण जैसे लोग जो फाउंडर थे वो बाहर हो गए क्योंकि सिर्फ मैं हूं और मेरे अलावा कोई नहीं है। आपस में चापलूसों की टीम इकट्ठा की और एक बहुत बुरा काम किया लाइटर वेन में, वो ये कि बहुत सारे पत्रकारों को साथ लेकर के आप सोचते हैं कि इस देश में जनाधार की राजनीति करेंगे, ये नहीं होगा। हम लोगों को ओवररेट किया, हम लोगों को ओवररेट किया, ऐसे लोगों से घिरे रहे ये लोग। इतने बड़े प्रपंच का काम इन्होंने किया और चूंकि पब्लिक में बेचैनी थी तो एक बहुत खूबसूरत
मासूम जन आंदोलन का अपहरण हुआ, एक खराब राजनीति की शुरुआत हुई, फिर एक व्यक्ति पर फोकस हुआ। इसीलिए एमसीडी के मुद्दे गायब हो गए, लोकल इश्यूज गायब हो गए, म्युनिसिपैलिटी के इश्यूज गायब हो गए, कॉरपोरेटर को घेर करके सवाल पूछना बंद हो गया। पनिश करना था इस पार्टी को, इस पार्टी के मुख्यमंत्री को। और यहां से अब आप कह सकते हैं, और ये बात हम हमेशा कहते हैं कि भाई पार्टी राजनीति में कोई आखिरी दिन नहीं होता कैलेंडर का, ये रिवाइव भी हो सकते हैं, हो सकता है ये फिर से अपना एक मासूमियत का खेल यहां से खड़ा कर लें। लेकिन जो इनकी जुबान है, ये समझ नहीं रहे हैं कि ये किस व्यक्ति से लड़ रहे हैं। ये भी नहीं समझ रहे हैं कि क्या कुछ बदल गया है इस देश में। जिस डायरेक्ट और पार्टिसिपेटरी पॉलिटिक्स की, ये डेमोक्रेसी की बात करते थे, उससे ये लोग कट गए हैं। और इस पूरे खेल को, डायरेक्ट कम्युनिकेशन वाले खेल को मोदी जी ने जिस हिसाब से कैप्चर किया है, और वो तो कहते हैं इलेक्शन फैक्ट्री हैं ये लोग, छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव, ये दम लगा करके लड़ते हैं। उल्टी गिनती अब ये शुरू हुई है कि इसके बाद दिल्ली सरकार के रूप में ये सेल्फ डिस्ट्रक्ट होंगे, अपने आप को कोर्ट मुकदमों में फंसा के खत्म करेंगे, या बीजेपी को लालच होगा और इनको गिराएंगे। गिरा करके क्या उनको मौका देंगे कि ये दोबारा जा करके सब जगह देश में घूम करके आंदोलन खड़ा करने का एक प्रयास कर सकें? ऐसी गलती बीजेपी करेगी क्या? या इनके जो प्रॉफिट वाले, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाले मामले चल रहे हैं, उसमें उलझा देंगे, उसके बाद ये उपचुनाव की तरफ ले जाएंगे? मैं तो एक सिनेरियो देखता हूं, और ये बड़ा मजे का सिनेरियो, हमको भी मजा आएगा। 21 और 16 योगेंद्र जी अभी बता रहे थे, अगर ये इतने विधायक बाहर हो जाते हैं विधानसभा से, तो 37 उपचुनाव होंगे, और 37 उपचुनाव के बाद इसी विधानसभा में एक नई सरकार बन जाएगी या नहीं बनेगी, ये चर्चा का विषय है। बिल्कुल। सर, आपने बीजेपी की बात की, तो बीजेपी जाहिर तौर पर गदगद है इन चुनाव नतीजों के बाद। हम अपने दर्शकों को एक बाइट सुनाते हैं कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने एमसीडी के चुनाव नतीजों पर क्या कहा। दिल्ली की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि एमसीडी के तीनों महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित जीत दिलाई। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर के बाद दिल्ली नगर निगम के परिणामों ने भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को, श्री मोदी के विजय रथ को और आगे बढ़ाया है। तो ये थे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। सर, मैं एक बात आपसे, एक सवाल बड़ा लोगों के जहन में है कि ये जो नेगेटिव पॉलिटिक्स अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगातार सामने आ रही थी, ब्लेम गेम, हर चीज के लिए बीजेपी को या नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराना, क्या इसने भी उनकी छवि को बिगाड़ने का काम किया? देखिए, जब आप विपक्ष में होते हैं, जब आप ऑपोजिशन में होते हैं, सड़क पे होते हैं, आंदोलन में होते हैं, तो लोग आपकी तमाम चीजों को स्वीकार कर लेते हैं, थोड़ा सा मजा ही ले लेते हैं। जब आप कुर्सी पे बैठ के वही हरकत करते हैं, तो लोग ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। ये बात मैं उनको पहले भी समझाया करता था कि ये एक भले नेता को शोभा नहीं देती। देखिए, जो बड़ा खेल इस वक्त देश में हो रहा है, और जिसकी तरफ संजय भाई इशारा कर रहे थे, एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी एक विपक्षी पार्टी को खत्म करने पे तुली हुई है। राजनीति से, चुनाव में, संविधान से, कोर्ट में, गैरकानूनी तरीकों से, धक्के से आम आदमी पार्टी को खत्म करने पे तुली हुई है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन जो आम आदमी पार्टी की लीडरशिप है, वो उससे भी ज्यादा आम आदमी पार्टी को खत्म करने पे तुली हुई है। अब सवाल है, वो मैं उनसे मजाक में कह रहा था कि मर्डर पहले होगा या सुसाइड, ये वाला सवाल अब चल रहा है। एग्जैक्टली, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि मर्डर पहले होगा या सुसाइड, इसको इलैबोरेट करिए। मगर देखिए, एक तो मर्डर इस मायने में कि बीजेपी ने तय कर रखा है कि आम आदमी पार्टी नामक कांटे को निकालना है, इसे खत्म करना है। एलजी को इस्तेमाल करेंगे, कोर्ट को करेंगे, टैक्स अथॉरिटीज को करेंगे, इनके एमएलएस को तोड़ेंगे, तमाम अच्छी और बुरी हरकतों से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसे मैं कहता हूं मर्डर। लोकतंत्र के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है कि रूलिंग पार्टी किसी ऑपोजिशन पार्टी को खत्म करने की कोशिश करे। लेकिन जो आम आदमी पार्टी की लीडरशिप है, ये तो सुसाइड करने पे आमादा है। अब आप देखिए, चुनाव में जीत हार होती है, चलो आज हार गए, अब उसके बाद ये कहना कि ईवीएम की है, ये सब बातें करना, ये तो बिल्कुल जो रही सही संभावना है उसे भी खत्म करने का तरीका है। और ये जिस तरह से दिल्ली दरबार इसका काम करता है, कहाँ लोगों के सपने, जिन सपनों से लोग लाए थे, और कहाँ इसकी हकीकत। जब मैं पार्टी में था, 2-3 बार आखिर में मैंने कहा, भैया तुम कमरे में जो बात कर रहे हो ना, अगर ये बात बाहर पता लग गई कि तुम कमरे में ऐसी बातें करते हो, लोग छत से कूद जाएंगे, मर जाएंगे लोग, इतनी उम्मीदें लगा के बैठे हैं। अब वो चीजें बाहर आने लगी हैं। और मेरे लिए महत्वपूर्ण ये नहीं है कि ये लीडरशिप क्या करती है, इसके नेतृत्व का क्या होता है।
मगर इस देश में एक उम्मीद का दिया जगा था जी, और लोगों ने उस दिए को नाम दिया था आम आदमी पार्टी। नाम से महत्व नहीं है, पार्टी का महत्व नहीं है। वो दिया अगर बुझ रहा है तो हम सब लोगों को चिंतित होना चाहिए। लोकतंत्र में अंधकार हो जाएगा अगर वो दिया। देखिए, मैंने आम आदमी पार्टी के खिलाफ कैंपेन किया है 20 दिन, उस सब के बाद मैं बोल रहा हूँ कि अगर वो दिया बुझ जाता है तो बहुत लोकतंत्र में अंधकार हो जाएगा। हमें कोई ना कोई विकल्प इसके लिए सोचना होगा। आम आदमी पार्टी नामक दिए को तो उसके मालिक लोग बुझाने पे तुले हुए हैं, मगर कोई ना कोई दिया तो जलना चाहिए इस लोकतंत्र में, नहीं तो बिल्कुल अंधकार हो जाएगा। तो क्या ये, मुझे ऐसा लगता है कि जबकि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी में ज़्यादा हमारे लिए खराब कौन, बीजेपी ऐसा बैठ के सोचती होगी तो वो ये चाहती होगी कि ये थोड़ा डायनामिज्म दिखा सकते हैं। आम आदमी पार्टी का फेनोमेना वास्तव में इस पर ताला लग जाना चाहिए। उनको डर था कि कहीं ये फिर से इमेजिनेशन कैप्चर कर सकते हैं, शायद ये खड़े हो जाएं, क्योंकि ये विचार और ये विपक्ष का एक ऑल्टरनेटिव स्पेस तो हमेशा बना रहता है। तो ये तो अब कहा ही जा सकता है कि ये वाला काम अब ये पार्टी तो नहीं कर पाएगी, या कोई संभावना बची भी है। क्योंकि मैं समझता हूं कि बहुत सारे बीजेपी के जो नए सपोर्टर हैं वो भी चाहते होंगे कि लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि एक बढ़िया क्रेडिबल विपक्ष भी सामने हो। तो आज दरअसल इस हिसाब से ये तो बहुत ही बुरी खबर है। जी बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस की दृष्टि से देखें तो बीजेपी की दृष्टि से देखें तो उसे कांग्रेस से क्या खतरा नजर आता है। बीजेपी तो चाहेगी कि अगले 20 साल तक राहुल गांधी रहें। नरेंद्र मोदी तो चाहेंगे कि 20 साल तक राहुल गांधी और उनके इर्द गिर्द वाले लोग कांग्रेस चलाएं ताकि 20 साल उनका राज चले। आम आदमी पार्टी में कुछ समय के लिए ऐसी उम्मीद दिखाई दी थी और बीजेपी को खतरा दिखाई दिया था जी, और वो खतरा आज एक तरह से वो कांटा उन्होंने निकाल लिया है। और इसलिए इसके बारे में ऐसी कोई विकल्प हो, और आपने सही कहा, ये सिर्फ आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स को नहीं, इस देश में लोकतंत्र बचा रहे इसकी कल्पना करने वाले हर व्यक्ति को चिंता करनी चाहिए कि कोई एक और आवाज बचनी चाहिए। लेकिन आज आम आदमी पार्टी की जो स्थिति हो गई है उसके अंदर एक दूसरी आवाज आना लगभग असंभव हो गया है, और इसलिए वो आवाज शायद आम आदमी पार्टी के बाहर से आनी होगी, कांग्रेस के बाहर से आनी होगी। एक दिया है जो जलते रहना चाहिए जी, और वो शायद अपोजिशन के अलायंसेस से तो होगा नहीं। अगले 2 साल में अपोजिशन की सब पार्टीज अब एंटी मोदी अलायंस करने की कोशिश करेंगी, और मेरा विचार है उससे कुछ हासिल नहीं होगा। इस देश में लोकतंत्र को चाहने वाले जो आंदोलन है उनका अलायंस करना होगा, पार्टियों के अलायंस से कुछ नहीं होगा। सर, आप क्या कहेंगे इस पर? मेरा यही कहना है, जो योगेंद्र जी ने कहा कि एक रैग टैग महागठबंधन हम बनता हुआ देख लेंगे, लेकिन इस देश में जो विपक्ष की आवाज होनी चाहिए, जो बातें आर्टिकुलेट होनी चाहिए, वो समझना और उसको कह पाना, ये इस वक्त तमाम गैर बीजेपी दलों में संभव होता हुआ नहीं दिखता। इसलिए हालत ये है कि एक सीधे मुकाबले में जहां आप मानते हैं कि एंटी बीजेपीइज्म के चक्कर में सारे लोग मिल जाएं तो बीजेपी को कड़ा मुकाबला होगा, आप एक नए किस्म की पॉलिटिक्स देखने जा रहे हैं जहां पर कि सारे लोगों के मिल जाने के बाद भी शायद मोदी जी का वोट शेयर ज्यादा होगा। और ये कैसे होगा, इस बात को ये इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां चलाने वाले लोग, रीजनल हो या नेशनल पार्टियां, ये समझ नहीं रहे हैं इस गेम को। उस मामले में खेल बहुत ज्यादा यहां से बदलने जा रहा है, और रैग टैग अलायंस से कुछ नहीं होगा। मैं भी इससे सहमत हूं। ऋषभ रंजन ने कहा है सर आपके लिए कि योगेंद्र यादव इज द मोस्ट ऑनेस्ट पॉलिटिकल लीडर इन दिस कंट्री। तो मैं इसके साथ एक सवाल आपसे और पूछता हूं सर कि क्या आम आदमी पार्टी की जो राष्ट्रीय स्तर पर फैलने की जो उम्मीदें थी या सपने थे, क्या अब वो जब दिल्ली में ही उनका ये हाल हो गया है तो उनकी नेशनल एम्बिशन को खत्म माना जाए? उस सबको खैर बहुत ही बड़ा झटका पंजाब से लग चुका है। आम आदमी पार्टी कुल मिला के 3 बड़े संभावनाएं बनाती थी। पहली संभावना प्रॉमिस थी एथिकल पॉलिटिक्स, नैतिक राजनीति, वो तो 1.5 साल पहले खत्म हो गई। दूसरा था गुड गवर्नेंस, सुशासन, वो पिछले 6-8 महीनों में पता लग रहा है कि वो ज़्यादा बचा नहीं। ले दे के अब तीसरी चीज़ बची थी कि हमसे कम से कम चुनाव में लड़ सकते हैं, चुनाव में मुकाबला कर सकते हैं, ये बात थी। और पंजाब में वो खत्म हो गया, और अब आते आते दिल्ली में जो अंतिम बैटल, अंतिम किला जो बचा था दिल्ली का, आज वो भी ध्वस्त हो गया। तो न तो नैतिक राजनीति में नैतिकता बची, न सुशासन का मामला बचा, और अब ये जो दमखम वाला था वो भी टूट गया। तो उसके बाद आगे बढ़ने की गुंजाइश तो नहीं है। लेकिन फिर भी एक उम्मीद तो रहती है राजनीति में हमेशा कि कभी तो मती आएगी, कभी तो सुध आएगी। नेताओं को नहीं तो कम से कम वो हजारों वॉलंटियर जिन्होंने अपना खून पसीना दिया इस आंदोलन को बनाने के लिए, वो कोशिश करेंगे, वो बदलेंगे।